गुड डे ऑल ऑफ यू। मैं महेंद्र सिंगारिया, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज हम बीए बीएड और बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र पाश्चात्य राजनीतिक विचारक में मनु की सेकंड क्लास का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पहले की कक्षा में, इससे पूर्व फर्स्ट क्लास के अंदर प्लेटो का जीवन परिचय, प्लेटो के दर्शन शास्त्र और राजनीतिक चिंतन का प्रथम प्रवर्तक क्यों कहा जाता है, इसके बारे में, उनका जन्म, मृत्यु, प्रमुख कथन और प्लेटो के संवाद मतलब प्लेटो की प्रमुख कृतियाँ या रचनाओं के बारे में अध्ययन किया। इसके साथ साथ हम चल रहे थे प्लेटो की प्रमुख कृति रिपब्लिक जिसे दोहरा शीर्षक प्राप्त था। कौन से दोहरा शीर्षक? पहला गणराज्य जिसे इंग्लिश में रिपब्लिक कहा जाता है, और दूसरा न्याय जिसे इंग्लिश में जस्टिस कहा जाता है, जिसके बारे में हमने बहुत से राजनीतिक विचारक थे, जिसमें हमने सेबाइन, बार्कर, नेटलशेप, डॉक्टर मुरे, विल ड्यूरेंट आदि राजनीतिक विचारों के कथनों के बारे में विवेचना की। अब हम रिपब्लिक की जो विषय वस्तु है कि रिपब्लिक में क्या क्या चीज़ें हैं, उनके बारे में थोड़ा विस्तृत से जानेंगे, क्योंकि इस चीज़ को पढ़ने से आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा। आपकी बुक के अंदर ये चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि ये आगे की क्लासों में अगर आप एमए पॉलिटिकल साइंस से या नेट जेआरएफ या अन्य किसी आरएस जिसमें पॉलिटिकल साइंस बेस हो उसकी तैयारी कर रहे हैं या उसे पढ़ रहे हैं, उसमें ये चीज़ें आपको विशेषतः पढ़नी पड़ेगी। तो अब हम रिपब्लिक की विषय वस्तु के बारे में जानेंगे कि रिपब्लिक में क्या क्या चीज़ें समाहित थी। अब हम रिपब्लिक की विषय वस्तु के बारे में जानेंगे कि रिपब्लिक में क्या क्या चीज़ें हैं। अर्नेस्ट बार्कर ने अध्ययन की दृष्टि से रिपब्लिक को 5 भागों में बांटा है। विशेष ध्यान करें कि रिपब्लिक जो प्लेटो का प्रमुख ग्रंथ था, प्रमुख रचना थी, प्रमुख कृति थी या सर्वोच्च कृति कह सकते हैं, उसे अर्नेस्ट बार्कर ने कितने भागों में बांटा? 5 भागों में। पहले शॉर्ट में आपको बता दूं वो 5 भाग कौन कौन से हैं। आध्यात्मिक भाग, दूसरा नैतिक दर्शन, तीसरा शिक्षा, चौथा संपत्ति और परिवार, और पांचवा आदर्श राज्य का पतन। इस चीज़ को आप IMP कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिपब्लिक की विषय वस्तु में क्या क्या चीज़ें समाहित थी, कि इसमें कितने पार्टों में बांटा गया? 5 पार्टों में। वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं। आध्यात्मिक भाग, दूसरा नैतिक दर्शन, तीसरा शिक्षा, चौथा संपत्ति और परिवार, और पांचवा आदर्श राज्य का पतन। जो ये मैं आपको बता रहा हूँ, इनके आपको PDF में नोट्स बाद में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, या मैं आपको अगली क्लास जो भी होगी उसमें इनका पिक सेंड कर दूंगा, या इसमें में ही अगली जो क्लास होगी उसमें एक वापस हम रिपीट करेंगे। जो प्रमुख बिंदु होंगे उसे मैं ये चीज़ें प्रोवाइड करवा दूंगा, इसी वे जो आपको बोर्ड के थ्रू समझ में आ जाएगा। इसमें जो पहला भाग अपन ने देखा है, अर्नेस्ट बार्कर ने जो 5 भाग दिए उसमें पहला भाग था आध्यात्मिक भाग। आध्यात्मिक भाग में अर्नेस्ट बार्कर लिखता है कि इसमें अच्छा, भला या नेक, गुड क्या है। इस प्रश्न पर विचार करते हुए प्लेटो ने इन शब्दों की परिभाषा की है, और सब भौतिक पदार्थों में एक ही तत्व की विद्यमानता बताई है। अच्छाई की व्याख्या करते हुए प्लेटो लिखता है, इन्वर्टेड कोमा, यह एकता है जिसमें सभी समयों और सभी अस्तित्वों को एकत्र किया गया है। वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं कोटेशन। यह एकता है जिसमें सभी समयों और सभी अस्तित्वों को एकत्र किया गया है। आध्यात्मिक भाग में क्या है कि अच्छा, भला या नेक क्या है, सबके लिए, मतलब सत्ता के लिए या समाज के लिए, प्रजा के लिए क्या चीज़ अच्छी है
गुड क्या है, भला, नेक क्या चीज़ है, उसके बारे में आध्यात्मिक भाग में बताया गया है। जो प्लेटो का रिपब्लिक के अंदर जो अर्नेस्ट बार्कर ने दूसरा पार्ट बताया है, नैतिक दर्शन। नैतिक दर्शन में अर्नेस्ट बार्कर क्या कह रहा है कि दूसरे पार्ट में नैतिक दर्शन में अर्नेस्ट बार्कर ये कह रहा है कि इस भाग में मानव आत्मा के गुणों पर प्रकाश डाला गया है। क्या किया गया है, मानव आत्मा के गुणों पर प्रकाश डाला गया है और बताया गया है कि न्याय के संयोग से ही आत्मा पूर्णता प्राप्त करती है। क्या करती है, न्याय के संयोग से ही आत्मा पूर्णता प्राप्त करती है, इसके बिना पूर्णता नहीं मिलती। प्लेटो नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र में कोई भेद नहीं समझता। क्या कह रहा है, प्लेटो नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र में कोई भेद नहीं समझता। नीति शास्त्र के नियम व्यक्ति और राज्यों दोनों पर समान रूप से लागू होते हैं और व्यक्ति और राज्य दोनों के सद्गुण समान हैं। इसलिए इसी धारणा के आधार पर प्लेटो का नैतिक दर्शन राजनीतिक व्यवस्था का मूल आधार है। क्या कह रहा है अर्नेस्ट बार्कर कि प्लेटो का नैतिक दर्शन राजनीतिक व्यवस्था का मूल आधार है। ये जो अपन दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं नैतिक दर्शन, इससे पहले का भाग कौन सा था, आध्यात्मिक भाग। जो थर्ड भाग आएगा उसका नाम है शिक्षा। कितने पार्टों में बांटा था उसने रिपब्लिक को, 5 भागों में। किसने बांटा, अर्नेस्ट बार्कर ने। तीसरा पार्ट पॉइंट है अपना शिक्षा। इस भाग में आदर्श राज्य के निवासियों को की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की गई है। रिपब्लिक में जो शिक्षा के बारे में कि शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, या आदर्श राज्य जो है प्लेटो का आदर्श राज्य, उसमें शिक्षा की व्यवस्था के बारे में संपूर्ण और उद्देश्यपूर्वक बल दिया गया है। प्लेटो सौद्देश्य मतलब उद्देश्यपूर्वक, प्लेटो सौद्देश्य शिक्षा पर बल देता है और उसका विचार है कि आदर्श राज्य का संचालन इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त दार्शनिक शासक के द्वारा किया जाना चाहिए। प्लेटो क्या कह रहा है रिपब्लिक में, अर्नेस्ट प्लेटो के बारे में क्या बता रहा है कि प्लेटो कहता है कि आदर्श राज्य का संचालन इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त दार्शनिक शासक के द्वारा किया जाना चाहिए जो सौदेशी शिक्षा पर बल देता है। अब हम अपन चलते हैं चौथे पॉइंट के ऊपर जो अर्नेस्ट बार्कर ने रिपब्लिक के पार्ट में बताया है। चौथा पार्ट क्या बताया है, संपत्ति और परिवार। इस वर्ग विशेष के लिए स्त्रियों और संपत्ति के साम्यवाद की व्यवस्था की है। प्लेटो लिखता है जो सत्ता चाहते हैं उन्हें इसका मूल्य चुकाना होगा। अब अपन जो प्लेटो की मैंने आपको पहली जो क्लास थी उसके अंदर भी बताया कि प्लेटो के जो प्रमुख बिंदु हैं आपको क्या क्या पढ़ने हैं। उसमें प्लेटो का न्याय सिद्धांत आएगा, प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत आएगा, प्लेटो का साम्यवाद आएगा, प्लेटो का आदर्श राज्य आएगा और शासन प्रणालियों का वर्गीकरण आएगा। तो एक तरह से आप देखिए कि जो अर्नेस्ट बार्कर ने उसके 5 पार्ट किए वही आपको पढ़ने हैं, ठीक है। उसमें न्याय सिद्धांत जो आध्यात्मिक भाग, दूसरा है शिक्षा और नैतिक दर्शन, शिक्षा, साम्यवाद और आदर्श राज्य पॉइंट है। एक तरह से देखिए रिपब्लिक के ही पॉइंट हमें पढ़ने को मिलेंगे। तो चौथा पॉइंट था संपत्ति और परिवार। तो संपत्ति और परिवार का साम्यवाद किसने दिया, प्लेटो ने। तो प्लेटो क्या बोल रहा है इसमें, इस वर्ग विशेष के लिए स्त्रियों और संपत्ति के साम्यवाद की व्यवस्था की गई है। प्लेटो कहता है जो सत्ता चाहते हैं उन्हें इसका मूल्य चुकाना होगा। अपन लास्ट पॉइंट पे चलते हैं अब। अर्नेस्ट बार्कर के द्वारा रिपब्लिक की विषय वस्तु में जो 5वां पार्ट बताया गया था वो है आदर्श राज्य का पतन। इसके अंदर इतिहास के दर्शन की ओर इंगित करते हुए प्लेटो ने रिपब्लिक के इस भाग में बताया है कि यदि आदर्श राज्य की विद्यमानता के लिए आवश्यक अवस्थाओं पर नियंत्रण ने रखा जाए तो आदर्श राज्य एक निरंकुश और आताताई राज्य में परिणित हो जाता है। क्या कह रहा है प्लेटो ने रिपब्लिक आदर्श राज्य के पतन के बारे में। प्लेटो यह बता रहा है
कि आदर्श राज्य में विद्यमानता के आवश्यक अवस्थाओं पर, जो आवश्यक अवस्था है उस पर अगर नियंत्रण नहीं रखा जाए तो आदर्श राज्य क्या होगा, एक निरंकुश और आताताई, आताताई बोलते हैं तानाशाही, आताताई राज्यों में परिवर्तित हो जाएगा। अब ये तो हो गया इसके बारे में चर्चा। अब जो अपने अर्नेस्ट बार्कर द्वारा जो रिपब्लिक के 5 भाग थे उनमें से दूसरा, तीसरा और चौथा भाग अधिक महत्वपूर्ण है। तो अपन दूसरा भाग कौन सा था, नैतिक दर्शन, तीसरा भाग कौन सा था, शिक्षा, और चौथा भाग कौन सा था, संपत्ति और परिवार। ये जो 3 भाग है, दूसरा, तीसरा, चौथा भाग अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार रिपब्लिक संपूर्ण मानव दर्शन की रचना है। इस प्रकार क्या कहा जा सकता है, रिपब्लिक क्या है, संपूर्ण मानव जीवन की रचना है, मानव दर्शन की रचना है। एक कोटेशन आगे इसके बारे में ही सेबाइन कह रहे हैं, या सेबाइन के शब्दों में इन्वर्टेड कोमा, यह एक ऐसी वाणी है, यह बुद्धि के ऐसे विश्वास की घोषणा है जो ज्ञानोदय में ही उन शक्तियों का आभास करता है जिन पर सामाजिक प्रगति निर्भर रहनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह ये क्या हो गए, रिपब्लिक की विषय वस्तु या 5 पार्टों के बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा का अध्ययन करेंगे। अगला जो पॉइंट होगा प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा। अब हम चलते हैं प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा। जैसा कि मैंने पहली क्लास में बताया और वापस रिपीट भी किया था कि हमें इस चैप्टर के अंदर, इस अध्याय के अंदर जो प्रमुख बिंदु हैं उनमें किन किन बिंदुओं के बारे में चर्चा करनी है, वापस आपको डिनोट करा देता हूँ मैं आपको। पहला न्याय सिद्धांत, दूसरा शिक्षा सिद्धांत, तीसरा साम्यवाद जिसमें हम पत्नियों के साम्यवाद और संपत्ति के साम्यवाद में जानेंगे के बारे में जानेंगे, चौथा पॉइंट आदर्श राज्य, और 5वां पॉइंट शासन प्रणालियों का वर्गीकरण। अब इसमें जो पहला बिंदु है, कौन सा बिंदु, पहला बिंदु न्याय सिद्धांत। तो न्याय सिद्धांत के बारे में जानेंगे कि प्लेटो की जो वर्तमान उस समय जो तत्कालिक परिस्थिति थी कि उस समय न्याय का सिद्धांत कैसा था, क्या उस समय जो व्यक्ति थे वो न्याय के बारे में क्या कहते थे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी चीज़ बता दूं कि बीए बीएड के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि शिक्षण विधियों में 2 विधियाँ आती है, आगमनात्मक पद्धति और निगमनात्मक पद्धति। बीए बीएड वाला विशेष से ध्यान दें इसमें कि आगमनात्मक पद्धति और निगमनात्मक पद्धति। लेकिन जो प्लेटो ने जिस पद्धति का अनुसरण किया या जिस पद्धति को दिया उस पद्धति का नाम था निगमनात्मक पद्धति। कौन सी पद्धति थी, निगमनात्मक पद्धति। और इसका सबसे पहला प्रयोग, प्रथम प्रयोग किसने किया, पाणिनि। किसने किया, पाणिनि ने किया सबसे इसका प्रथम प्रयोग। और जो निगमनात्मक पद्धति है वो क्या है, उच्च स्तर की शिक्षक केंद्रित पद्धति, जो शिक्षक पर केंद्रित रहती है। जिस प्रकार अभी वर्तमान की ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, तो इसमें आप लोग हमसे जुड़े नहीं है, सामने एक परोक्ष रूप से सामने जुड़े नहीं है। एक तो पहले तो क्लास होती थी ऑफलाइन, है ना, उसमें शिक्षक भी एक्टिव रहता था और छात्र भी एक्टिव, छात्र छात्राएं जो भी सब भी एक्टिव रहते थे, है ना। क्वेश्चन आंसर की पद्धति चलती थी, जो भी आपके मन में सवाल होते थे वो चीज़ सभी चीज सबका समस्या समाधान होता था। जो विद्या होती थी वो विद्या एक तरह से क्या थी, आगमनात्मक पद्धति। लेकिन जो प्लेटो की विधि थी वो थी निगमनात्मक पद्धति, और वो कैसी थी, उच्च स्तर पर शिक्षक केंद्रित, उच्च स्तर की शिक्षक केंद्रित पद्धति, जैसा कि वर्तमान में हम लोग कर रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको पढ़ा रहे हैं। तो निगमनात्मक पद्धति एक तरह से देखा जाए तो उसके अंदर क्या होता है कि अज्ञात से ज्ञात की ओर जाया जाता है। कहाँ की निगमनात्मक पद्धति में क्या होता है, अज्ञात से ज्ञात की ओर, कठिन से सरल की ओर, सामान्य से विशेष की ओर, और अमूर्त से मूर्त की ओर। ये जो विशेषता जिस पद्धति में होती है उसकी इस पद्धति के नाम से जाना जाता है निगमनात्मक पद्धति। कौन सी पद्धति, निगमनात्मक पद्धति। अब हम चलेंगे प्लेटो का जो प्रमुख विचार थे उसमें प्रथम विचार में प्लेटो का न्याय संबंधी धारणा। इसके अंदर सबसे पहले प्लेटो क्या कह रहा है, रिपब्लिक का सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय
न्याय की प्रकृति एवं उसके अधिवास की खोज करना है कि न्याय कहाँ पर निवास करता है। अधिवास, न्याय की प्रकृति क्या है और न्याय किस जगह अधिवास निवास करता है या किस जगह न्याय की स्थापना हो सकती है। रिपब्लिक में उसकी इस न्याय संबंधी धारणा को इतना प्रमुख स्थान प्राप्त है कि रिपब्लिक का उपशीर्षक न्याय से संबंधित रखा गया है। तो रिपब्लिक का शीर्षक कौन सा है? रिपब्लिक का पहला शीर्षक कौन सा है? गणराज्य, और दूसरा उपशीर्षक कौन सा है? न्याय। गणराज्य और न्याय। उपशीर्षक था न्याय। अब इस संबंध में बारकर क्या कहता है? बारकर जो राजनीतिक शास्त्री या राजनीतिक विचारक था, बारकर कहता है चाहे इन्वर्टेड कोमा चाहे वह सोफिस्ट वर्ग की धारणाओं का विरोध कर रहा हो या समाज की विद्यमान व्यवस्थाओं में सुधार के लिए प्रगतिशील हो, न्याय प्लेटो का विचार का मूल आधार रहा है। न्याय का क्या रहा है? प्लेटो के विचार का मूल आधार। इसके साथ साथ एक और राजनीतिक विचारक इबन स्टीन कहता है इन्वर्टेड कोमा प्लेटो के न्याय संबंधी विवेचन में उसके राजनीतिक दर्शन के समस्त तत्व शामिल है। इन्वर्टेड कोमा क्लोज। वर्तमान समय में न्याय शब्द का प्रयोग, अब हम देखते हैं न्याय शब्द का प्रयोग क्या है। न्याय, जस्टिस, इंग्लिश वर्ड क्या है न्याय का? जस्टिस। अब न्याय का तात्पर्य अगर आपसे पूछा जाए कि न्याय क्या है, ठीक है, तो आप इंग्लिश वर्जन बता दोगे बहुत सी जस्टिस होता है न्याय, है ना। लेकिन न्याय क्या है? अब वर्तमान अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो न्याय की परिभाषा अगर आपसे पूछी जाए तो आप क्या कहोगे कि न्यायाधीश द्वारा जो जज होता है कोर्ट, कौन से, चाहे वो अधीनस्थ न्यायालय हो, जिला न्यायालय हो, हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय हो या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या सब सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पर न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय को ही न्याय कहा जाता है। आपकी नज़रों में यही होगा। लेकिन उस समय की जो तत्कालिक व्यवस्था थी उसमें न्याय की जो संबंधित धारणा थी वो अलग अलग थी। उसके बारे में हम पहले तत्कालिक जो उस समय जो न्याय धारणा, जो प्लेटो के समय में तत्कालिक परिस्थितियों में जो न्याय धारणा चलती आ रही थी, न्याय के जो सिद्धांत थे, पहले उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि उस समय की जो व्यवस्था थी कौन कौन सी थी और प्लेटो के द्वारा दी गई न्याय व्यवस्था या न्याय की संबंधित धारणा क्या थी। तो इसमें लिखा है वर्तमान समय में न्याय शब्द का प्रयोग कानून के आधार पर न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय के लिए किया जाता है। जैसा मैंने बताया कि न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय को अगर आपसे पूछा जाए तो आप भी यही कहेंगे कि न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय ही न्याय है। किंतु प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग वैधानिक अर्थ में नहीं वरन नैतिक अर्थ में किया है। प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग वैधानिक मतलब कानूनी रूप में नहीं करते हुए नैतिक रूप में किया है। उसके द्वारा न्याय शब्द का प्रयोग लौकिक धर्म के पर्यायवाची अर्थ में किया गया है। इसका अर्थ केवल यही है कि मनुष्य अपने उन सभी कर्तव्यों का पालन करें जिनका पालन समाज की व्यवस्था और हित की दृष्टि से किया जाना चाहिए। क्या कह रहा है? इसका अर्थ ये केवल ये है कि मनुष्य अपने उन सभी कर्तव्यों का पालन करे, मनुष्य अपने सभी उन कर्तव्यों का पालन करे जिनका पालन समाज की व्यवस्था के लिए हित की दृष्टि से किया जाना चाहिए। तो प्लेटो ने इस क्या कहा है? न्याय आवश्यक है। प्लेटो का कहना है कि समाज अथवा राज्य समाज की आवश्यकताओं और व्यक्ति की योग्यताओं की दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ कर्तव्य निश्चित करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संतोषपूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करना ही न्याय है। क्या है? समाज में क्या समाज है, राज्य है, राज्य में क्या है? प्रजा रहती है ना। तो प्रजा क्या है? प्रजा रहती है। तो प्रजा के क्या होते हैं? निश्चित कर्तव्य। अगर प्रजा निश्चित कर्तव्य का पालन करती है, संतोषपूर्वक करती है,
तो वो क्या है, एक तरह से न्याय न्याय है। तो न्याय के संबंध में अरस्तु क्या कहते हैं, न्याय वह इन्वर्टेड कोमा, न्याय वह संपूर्ण सद्गुण हैं जो हमें एक दूसरे के साथ अपने व्यवहार में प्रदर्शित करते हैं। क्या कहा है अरस्तु ने, इन्वर्टेड कोमा कोटेशन, इन्वर्टेड कोमा, न्याय वह संपूर्ण सद्गुण हैं जो हम एक दूसरे के साथ अपने व्यवहार में प्रदर्शित करते हैं। हम अपने व्यवहार में एक दूसरे के साथ जो सद्गुण प्रस्तुत करते करते हैं वो क्या है, न्याय है। या अरस्तु की शॉर्ट कोटेशन आप लिख सकते हैं, सद्गुण ही न्याय है। क्या है, सद्गुण ही न्याय है। प्लेटो ने न्याय संबंधी इस धारणा का प्रतिपादन करने से पूर्व तत्कालीन समय में प्रचलित न्याय संबंधी धारणाओं का विवेचन और खंडन किया है। तत्कालीन समय में इस प्रकार की निम्नलिखित धारणाएं प्रचलित थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक तो उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों में जो न्याय की व्यवस्था थी उसके बारे में कौन कौन से सिद्धांत थे या कौन कौन से न्याय व्यवस्था थी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और फिर बाद में प्लेटो के द्वारा उनमें क्या परिवर्तन किया गया है, अपने प्लेटो ने न्याय सिद्धांत के बारे में अपने क्या विचार रखे। अब हम तत्कालीन समय में जब प्लेटो था उस समय समाज में या राज्य में किस तरह की न्याय संबंधी धारणाएं प्रचलित थी। तो सब मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि उस समय में प्लेटो के न्याय के सिद्धांत थे। उस समय तत्कालीन समय में तीन तरह की जो सिद्धांत थे, तीन तरह की न्याय व्यवस्था थी या तीन तरह के सिद्धांत थे, जिनमें पहला परंपरागत सिद्धांत, दूसरा क्रांतिकारी सिद्धांत और तीसरा कार्यकारण सिद्धांत। अब सब ध्यान नोट करना कौन कौन से सिद्धांत थे। शॉर्ट में आपको पहले मैं समझा देता हूँ, फिर बाद में अपन बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे, बुक के अकॉर्डिंग हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो शॉर्ट में आपको समझाता हूँ कि प्लेटो को जो न्याय सिद्धांत थे, तत्कालिक न्याय सिद्धांत, उसे कितने भागों में बांटा गया है, तीन प्रकार के। कौन कौन से न्याय सिद्धांत थे, तीन न्याय सिद्धांत। पहला सिद्धांत का नाम था परंपरागत न्याय सिद्धांत या परंपरागत सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत था उसका नाम था क्रांतिकारी सिद्धांत। क्या नाम था, क्रांतिकारी सिद्धांत। और तीसरा जो सिद्धांत था उसका नाम था कार्यकारण सिद्धांत। ठीक है ना। तो उस समय जो परंपरागत सिद्धांत, सबसे पहले अपन चलेंगे, शॉर्ट में आपको पहले समझा रहा हूँ, फिर बाद में अपन पूरा डिस्क्राइब करेंगे, वर्णन करेंगे इसका। जो परंपरागत सिद्धांत था उसमें दो राजनीतिक विचारक रहे थे उस समय। तो उनमें जो जो कथन कहें, कोटेशन कहें, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं शॉर्ट में। परंपरागत न्याय सिद्धांत के अंतर्गत सबसे पहले सिफालस और उसका पुत्र पॉलीमार्क्स। क्या नाम था, सिफालस और पॉलीमार्क्स। सिफालस ने भी एक कथन कहा परंपरागत न्याय सिद्धांत के बारे में, और सिफालस के बाद उसके पुत्र पॉलीमार्क्स ने भी एक चीज़ कही। तो वो क्या क्या कहा उसके बारे में। सिफालस ने क्या कहा, सत्य बोलना और दूसरों का ऋण चुकाना ही न्याय है। क्या कह रहा है सिफालस, क्या कह रहा है परंपरागत न्याय सिद्धांत के बारे में। सिफालस कह रहा है कि सत्य बोलना और दूसरों का ऋण चुकाना ही न्याय है। ठीक है, इसके बारे में हम जब विस्तृत जानकारी करेंगे तो इसके बारे में भी, इस पॉइंट के बारे में, इसकी क्या आलोचना रही है, इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो शॉर्ट में बता रहा हूँ कि सिफालस ने परंपरागत न्याय सिद्धांत के बारे में क्या कहा, सत्य बोलना, इन्वर्टेड कोमा, सत्य बोलना और दूसरों का ऋण चुकाना ही न्याय है। और जो दूसरी कोटेशन कही थी उसकी पुत्र ने, उसका नाम था पॉलीमार्क्स, उसने परंपरागत न्याय सिद्धांत के बारे में क्या कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार देना ही न्याय है। क्या कहा था पॉलीमार्क्स ने कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार देना ही न्याय है। जैसे कि मित्र के साथ मित्रता का व्यवहार करना, शत्रु के साथ शत्रुता का व्यवहार करना। ठीक है, इसके बाद में हम इनकी आलोचना भी हुई। ठीक है, तो उसके आलोचना के बारे में हम विस्तृत जब अध्ययन करेंगे। थोड़ा इस पहले शॉर्ट में समझा दूं आपको, फिर बाद में जो दूसरा पॉइंट था न्याय सिद्धांत के बारे में, कौन सा सिद्धांत था, क्रांतिकारी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, क्रांतिकारी सिद्धांत। क्रांतिकारी सिद्धांत में एक कोटेशन कही थी थ्रेसीमेकस ने। किसने कही थी, थ्रेसीमेकस ने। थ्रेसीमेकस क्या कहता है,
शक्ति ही सत्य है। क्या है? शक्ति ही सत्य है और शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। क्या कहा? पहली दो बातें कही थी थ्रेसिमेकस ने, शक्ति ही सत्य है या शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। और दूसरी बात उसने कही थी थ्रेसिमेकस ने कि अन्याय न्याय के से श्रेष्ठकर है। क्या है? अन्याय न्याय से अच्छा है या श्रेष्ठकर है। ठीक है, तो ये कोटेशन किसने कही? क्रांतिकारी सिद्धांत के संबंध में थ्रेसिमेकस ने। किसने कही? थ्रेसिमेकस ने। और जो तीसरा बिंदु था उस समय तत्कालिक न्याय सिद्धांत में, तीसरा जो सिद्धांत था वो कार्यकरण सिद्धांत। कार्यकरण सिद्धांत में ग्लाउकन था। किसने कोटेशन दी? ग्लाउकन। ग्लाउकन ने क्या कहा? न्याय भय का शिशु है। क्या कहा था? इन्वर्टेड कोमा में न्याय भय का शिशु है। तो इस तरह से अपन ने शॉर्ट में न्याय सिद्धांत, तत्कालीन न्याय सिद्धांत के बारे में चर्चा की। अब हम वापस चलते हैं जो आपकी बुक्स के नोट्स में जो लिखा है उसके बारे में चर्चा करते हैं। परंपरागत सिद्धांत। सर्वप्रथम उसने न्याय की परंपरागत धारणा का विश्लेषण किया है जो कि परंपरागत नैतिकता के विचार पर आधारित है। प्लेटो के संवादों में न्याय की इस धारणा का प्रतिपादन सिफालस और उसके पुत्र पॉलीमार्क्स के द्वारा किया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि परंपरागत जो न्याय सिद्धांत था उसमें दो व्यक्ति, जिसमें सिफालस और उसका पुत्र पॉलीमार्क्स ने अपने विचार दिए। तो पहला जो विचार वापस आ रहा है, कोटेशन मैंने शॉर्ट में समझाई थी आपको कि सिफालस के अनुसार सत्य बोलना और दूसरा का ऋण चुकाना ही न्याय है। ठीक है, और इसी परंपरागत न्याय सिद्धांत में सिफालस था, उसका पुत्र पॉलीमार्क्स। उसने क्या कहा न्याय परंपरागत सिद्धांत के बारे में? पॉलीमार्क्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार देना ही न्याय है। जैसा कि आप कोटेशन देख रहे हैं स्लाइड के अंदर, उसमें प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार देना ही न्याय है। मतलब क्या हो गया इसका अर्थ समझने के लिए कि मित्र के साथ मित्रता का व्यवहार और शत्रु के साथ शत्रु का व्यवहार, टिट फॉर टेट। जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही किया जाए। तो वो क्या कह रहा है पॉलीमार्क्स? यही न्याय है। उचित शब्द की व्याख्या में आगे चलकर कहा गया कि न्याय एक कला है। कला चतुराई के साथ प्रयोग करने के का नाम है। अतः मित्र के प्रति श्रेष्ठ और शत्रु के साथ घृणित व्यवहार किया जाना ही न्याय है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मित्र के साथ मित्रता, शत्रु के साथ शत्रुता, या आप कह सकते हैं टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा। जो जैसा व्यवहार आपके साथ करता है वैसा ही व्यवहार करें, तो वो क्या है? न्याय है। परंपरागत न्याय सिद्धांतों में दो जो राजनीतिक सिद्धांत विचारक थे उन्होंने अपने विचार दिए। लेकिन अब ये विचार उस समय जो तत्कालीन जो न्याय सिद्धांत थे उनमें थे, लेकिन फिर बाद में प्लेटो इन न्याय सिद्धांत की आलोचना करता है। परंपरागत जो न्याय सिद्धांत थे उसमें सिफालस और उसके पुत्र पॉलीमार्क्स द्वारा दिए गए विचार है उसकी प्लेटो आलोचना कर रहा है और ये बता रहा है कि वे विचार उचित नहीं है। इसके बारे में प्लेटो कहता है, या प्लेटो उसकी आलोचना कर रहा है कि प्लेटो कहता है कि सत्य बोलने और ऋण चुकाने के रूप में न्याय की परिभाषा करना दोषपूर्ण है, क्योंकि ये दोनों ही कार्य कुछ परिस्थितियों में अन्यायपूर्ण और अनुचित हो सकते हैं। जैसे अगर आप सिफालस ने क्या कहा था परंपरागत सिद्धांत के बारे में कि सत्य बोलना और दूसरों का ऋण चुकाना ही न्याय है, तो प्लेटो उसके बारे में अपनी आलोचना करते हुए ये कह रहा है कि अगर हम अपने पड़ोसी देशों को अपने राष्ट्र के बारे की खुफिया या जासूसी जानकारी या अपनी रक्षा संबंधी जानकारी अगर अन्य राष्ट्रों को देंगे तो वहाँ पर हमारा राष्ट्र का अहित हो सकता है। तो हम सत्य नहीं बोल सकते, उस जगह हर जगह सत्य बोलना चतुराईपूर्ण कार्य नहीं है। और दूसरी अगर ये चीज़ सपोज कीजिए, दूसरा क्या कह रहा है कि सत्य बोलना और दूसरा को ऋण चुकाना ही न्याय है। और दूसरा उदाहरण देते हुए प्लेटो कह रहा है कि अगर सपोज कीजिए आप वर्तमान समय में आपका एक मित्र है, उससे आपने बंदूक ले ली। सपोज कि उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ कि आपने उससे बंदूक ली जब वह स्वस्थ था, मानसिक रूप से कोई विकृत नहीं था, मानसिक रूप से स्वस्थ था। लेकिन जब आप ने ली उस समय स्वस्थ था, लेकिन जब आप उसे वापस देने गए
उस बंदूक को या उस अस्त्र या शस्त्र को देने के लिए वापस गए, तो उस समय अगर वो पागल हो जाता है या मानसिक रूप से विकृत हो जाता है, ठीक है, एक तरह से आप उसका ऋण चुका रहे हो, उसकी दी हुई वस्तु उसे वापस दे रहे हो, लेकिन उस परिस्थितियों में वो किसी का विनाश भी कर सकता है। अगर आप जब वो पागल हो गया हो, उस समय आप उसे बंदूक ले जाकर दे देंगे, तो हो सकता है वो किसी का अहित कर दे। तो उन इन्हीं विचारों का या इन्हीं विचारों का खंडन या आलोचना करते हुए कहता है, प्लेटो कहता है, ये दोनों सत्य बोलना, ऋण चुकाना न्याय नहीं हो सकता। उसके बारे में प्लेटो के शब्दों में, जैसे सत्य बोलते हुए दूसरे को अपने देश के सैनिक रहस्यों की जानकारी प्रदान करना अन्याय है, इसी प्रकार मतलब अपन सत्य बोलते हुए कि अपने सैनिक रहस्यों या रक्षा संबंधी जानकारी अपने अन्य राष्ट्र को दे देते हैं, तो वो न्याय नहीं होकर अन्याय रह होगा। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपने स्वस्थ चित्त वाले मित्र से अस्त्र ले, मतलब कोई व्यक्ति जब स्वस्थ हो उससे कोई चीज़ उधार ले ले, जैसे मैंने बंदूक का उदाहरण दिया आपको, ले ले, और उसके बाद अस्त्र देने वाला पागल हो जाए, जैसा मैंने बताया कि अगर अस्त्र देने वाला मित्र या दोस्त वो पागल हो जाए या मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाए, तो वह उन अस्त्रों को वापस मांगे। ऐसी अवस्था में अस्त्र लौटाना न्यायपूर्वक कार्य नहीं हो सकता। ऐसी अवस्था में अगर सपोज करो आप उसे अस्त्र दे देंगे, तो वो किसी का विनाश या किसी को मृत्यु या किसी को मार भी सकता है, तो ये न्याय नहीं हो सकता। उसकी आलोचना करते हुए, परंपरागत सिद्धांतों की आलोचना करते हुए प्लेटो परंपरागत न्याय सिद्धांत के जो विचारक थे, सेफालस और पॉलीमार्क्स, उन दोनों को विचारों का खंडन करता है, वरना अन्यायपूर्ण हो जाता है। अतः व्यापारिक नैतिकता के आधार पर न्याय की जो परिभाषा की गई है, जो परिभाषा दी, वो सही नहीं है, उसे संपूर्ण जीवन में नहीं अपनाया जा सकता। और जो दूसरी बात, उनके पुत्र जो अपन बात कर रहे थे इतनी देर सिफालस की, अब उसकी जो पुत्र था पॉलीमार्क्स ने क्या कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार देना ही न्याय है। मतलब मित्र के साथ मित्रतापूर्व व्यवहार और शत्रु के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार, ठीक है। लेकिन प्लेटो ने इस जो विचार थे, पॉलीमार्क्स के विचार थे, उसके विचारों का भी खंडन किया है। आपको उदाहरण देकर बताता हूँ कि जैसे आपका कोई मित्र है, तो सामने तो हो सकता है आपका मित्र है, लेकिन उनके मन में क्या है, आप उसके बारे में मन की जो है बातें वो नहीं जान सकते कि उनके मन में वास्तव में हमारे प्रति मित्रता है या शत्रुता है, आप नहीं जान सकते। वो हमारे शुभ चाहने वाला है या अशुभ चाहने वाला है। हो सकता है वो आपके सामने मित्रता का व्यवहार कर रहा हो, लेकिन उसके मन में शत्रुता का व्यवहार हो सकता है। एक चीज़ आपको उदाहरण के बारे में मैं आपको बताता हूँ, मेरे जो निजी अनुभव है। आपका जो शुभ चिंतक है, सही परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सबसे अच्छा शुभ चिंतक आपके माता पिता और आपके गुरु ही होते हैं। कौन कौन होते हैं? आपके माता पिता और आपके गुरु, जो आपका शुभ चाहते हैं। लेकिन मित्र भी हो आपका, जैसे मैं उदाहरण दूं कि आपका कोई भी घनिष्ठ मित्र है, ठीक है, आपका कोई भी घनिष्ठ मित्र है, वो भी नहीं चाहता कि आप उससे आगे बढ़ें। ध्यान करना इस चीज़ को। आपका घनिष्ठ जो सबसे घनिष्ठ मित्र है या सबसे बेस्ट फ्रेंड है, वो भी यही नहीं चाहता कि आप उससे ज़्यादा अंक, जैसे आप साथ पढ़ रहे हैं तो वो नहीं चाहता कि आप उससे ज़्यादा अंक प्राप्त करें या आप उससे ज़्यादा आगे बढ़े। मित्र भी नहीं चाहता। लेकिन माता पिता और गुरु ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ये चाहते हैं कि मेरे शिष्य या मेरा पुत्र वो मेरे से भी आगे बढ़े, ठीक है ना। तो जो परंपरागत सिद्धांत था उसमें पॉलीमार्क्स कह रहा है मित्र के साथ मित्रता और शत्रु के साथ शत्रुता का व्यवहार होना चाहिए, लेकिन हम उन्हें, प्लेटो कह रहा है कि हम उन्हें वास्तविक रूप में नहीं जान सकते कि वास्तव में उस मित्र के मन में मित्रता का भाव है या नहीं है। हो सकता है शत्रु के मन में भी मित्रता का भाव हो, शत्रु भी वो हर जगह शत्रु नहीं होता, या मित्र भी हर जगह मित्र नहीं होता। तो उसके बारे में प्लेटो क्या कह रहा है, इसके अतिरिक्त मित्रों के प्रति भलाई और शत्रुओं के प्रति बुराई करना बात सरल है, परंतु उस दशा में क्या अर्थ होगा जब केवल नाम मात्र के लिए ही मित्र हो, यथार्थ में
शत्रु हो। मैंने ये आपको कही कि वो हो सकता है आपका नाम मात्र के लिए मित्र हो, लेकिन यथार्थ में वास्तविक रूप में वो आपका शत्रु हो। व्यवहारिक जीवन में ऐसा अनेक बार होता है, जैसा कि मैंने आपको उदाहरण बताया कि व्यवहारिक जीवन में ऐसा बहुत बार होता है। प्लेटो आगे आलोचना करते हुए और कहता है, प्लेटो आलोचना करते हुए अगले बिंदु में ये कहता है कि यह भी एक विचारणीय प्रश्न है कि क्या शत्रुओं के प्रति बुराई करना न्याय है। विचार योग्य बात, अगर नैतिकता की हम बात करें, नैतिक दर्शन की हम बात करें, तो क्या है शत्रुओं के प्रति बुराई करना न्याय है? नहीं, यह तो नैतिकता की सबसे सामान्य सिद्धांत के विरुद्ध है। सही बात कह रहा है प्लेटो कि ये न्यायिक सिद्धांत के विरुद्ध है कि शत्रु के प्रति बुराई करना न्याय नहीं हो सकता। जिन व्यक्तियों के विरुद्ध बुराई की जाती है उनका अधपतन हो जाता है। मतलब जिन व्यक्तियों के विरुद्ध आप बुराई कर रहे हैं उसका अधपतन मतलब उनका विनाश हो जाता है। किंतु व्यक्ति की स्थिति को पहले की अपेक्षा अधिक खराब करना कभी न्याय नहीं हो सकता। प्लेटो क्या कह रहा है कि अगर व्यक्ति कोई जैसे गरीब है और वो हो सकता है आपका शत्रु है। प्लेटो क्या कह रहा है, अगर कोई गरीब व्यक्ति है वो आपका शत्रु है और उसे आप और कष्ट देंगे या उसे और मतलब गलत राह या आप उसके साथ गलत करेंगे तो उसके साथ कभी न्याय नहीं कर रहे और उससे उसकी जो स्थिति है पहले से अधिक करना, खराब करना कभी भी न्याय नहीं हो सकता। अगले बिंदु में न्याय की आलोचना करते हुए प्लेटो ये कह रहा है। और जो चौथी आलोचना करते हुए वापस आलोचना में चौथा बिंदु में प्लेटो क्या कह रहा है, इन सब के अतिरिक्त न्याय के संबंध में सिफालस और पॉलीमार्क्स द्वारा जो विचार दिए गए हैं, न्याय के परंपरागत सिद्धांत में किन विचारकों द्वारा विचार दिए गए थे, ये बीए वाले विद्यार्थी नोट कर ले कि परंपरागत सिद्धांत जो तत्कालिक परंपरागत जो सिद्धांत था उसमें किन दो विचारकों ने अपने विचार दिए। तत्कालिक परंपरागत न्याय सिद्धांत में किन दो विचारकों ने न्याय सिद्धांत दिए, पहला था सिफालस और दूसरा था पॉलीमार्क्स। ध्यान रखें, पॉलीमार्क्स द्वारा जो विचार व्यक्त किए गए हैं वे नितांत व्यक्तिक हैं। व्यक्तिक मतलब ये जो विचार दिए गए वो व्यक्तिक हैं, मतलब खुद के पर्सनल विचार हैं सिफालस और पॉलीमार्क्स के। ये व्यक्तिगत दृष्टिकोण समाज के लिए अहितकर होगा। जो प्लेटो क्या कह रहा है उनके सिफालस और पॉलीमार्क्स के विचारों का खंडन करते हुए कि ये विचार समाज के लिए अहितकर हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति समाज की उपेक्षा करेगा। क्या करेगा? ऐसा व्यक्ति समाज की उपेक्षा करेगा। समष्टि के कल्याण की दृष्टि से किया गया कार्य ही न्याय हो सकता है। मतलब जन कल्याण का कार्य ही न्याय हो सकता है। मतलब किसी का विनाश करना या किसी को कष्ट पहुंचाना कभी भी न्याय नहीं हो सकता। तो उपयुक्त कारणों से प्लेटो न्याय की परंपरागत धारणा को स्वीकार नहीं करता। तो प्लेटो क्या कर, जो उपयुक्त जो चार कारण मैंने आपको बताए या प्लेटो की जो द्वारा दी गई जो चार आलोचना थी उसके कारण प्लेटो इस जो परंपरागत न्याय सिद्धांत, तत्कालिक परंपरागत जो न्याय सिद्धांत था उसे स्वीकार नहीं करता। अब वापस अपन शॉर्ट में वापस जा रहा हूँ मैं पीछे की न्याय जो सिद्धांत था तत्कालिक, कौन कौन से सिद्धांत थे? पहला क्या था? परंपरागत न्याय सिद्धांत, दूसरा क्रांतिकारी न्याय सिद्धांत और तीसरा कार्यकारण न्याय सिद्धांत। परंपरागत जो न्याय सिद्धांत था उसमें किन किन ने अपने विचार रखे? सिफालस और उसका पुत्र पॉलीमार्क्स और सिफालस ने क्या कहा था परंपरागत न्याय सिद्धांत के बारे में? सत्य बोलना और दूसरों को ऋण चुकाना ही न्याय है, जिसके संदर्भ में प्लेटो ने उसकी आलोचना की। ठीक है। और दूसरा जो सिद्धांत दिया था परंपरागत सिद्धांत के अंदर जो दूसरी कथन कहा था पॉलीमार्क्स ने, क्या कहा था? प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार देना ही न्याय है, मित्र के साथ मित्रता और शत्रु के साथ शत्रुता। ठीक है। ये अपन ने विवेचना की तत्कालिक जो न्याय सिद्धांत थे उसमें परंपरागत न्याय सिद्धांत। अब हम अगली क्लास में जो तत्कालिक न्याय सिद्धांत का दूसरा सिद्धांत है क्रांतिकारी सिद्धांत, उसकी अगली क्लास में हम इसकी चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।